तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स, और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है क्या, हैलो एल्केन्स। आज हम हैलो एल्केन्स में अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने SN1 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। आज जो हम अब डिस्कस करेंगे और ये है SN2। तो SN2 क्या है और इससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छी तरह हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैलो एल्केन्स में मिलेंगे जो SN1 और SN2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझना है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखो, पहली बात तो ये बता दूं कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मींस SN2 ये मुख्यतः 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में पाया जाता है। मतलब जब भी आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पूछा गया है या दिया गया है और उसकी मैकेनिज्म पूछ ले कि कौन सी पॉसिबल है, तो वो ध्यान रखें हमेशा SN2 होगी। ठीक है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस पॉसिबल ना हो, तो वहां पर आप देखोगे SN2 मैकेनिज्म होगी। मींस जितना कम स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही अधिक SN2 उसमें पाया जाएगा। तो ये मुख्यतः 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में पाया जाता है तथा एक ही पद में पूर्ण हो जाता है और संक्रमण अवस्था निर्माण के साथ चलता है। मतलब नाभिक स्नेही समूह का जुड़ना और निकलना एक ही स्टेप में चलेगा और इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर वाली। तो देखो, इस तरह से समझें कि ये है न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही समूह और ये है एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। तो यहां न्यूक्लियोफाइल आया, हैलोजन पहले नहीं हट पाता क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है और इसलिए ये हैलोजन को आसानी से नहीं निकलने देगा। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल तो आ गया है तो वो तो अटैक करेगा। तो यहां पर आप जानते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल तुरंत यहां पर क्या कर देगा, अटैक करेगा और इस तरह से जुड़ जाएगा, जिससे ये जो चतुष्फलकीय रूप था एल्काइल हैलाइड का, अब ये इस तरह से हो जाएगा ट्राइगोनल वाई पैरामिडल, जिसमें ये तीन जो समूह है R और 2H ये तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, ट्राइगोनल शेप में। और न्यूक्लियोफाइल और जो क्या है हैलोजन लीविंग ग्रुप, वो इस तरह से एक लाइन में आ जाएंगे और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये है ट्राइगोनल वाई पैरामिडल स्ट्रक्चर। ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। इसमें निकलने वाला समूह और जुड़ने वाला दोनों जुड़े। इसके बाद क्या होगा, हैलोजन निकल जाएगा और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट जुड़ा दिख रहा है और ये बन जाएगा उत्पाद। तो ये चलती है मैकेनिज्म क्या बच्चों, SN2 में, कि इसमें धक्का दे के मतलब हैलोजन को निकाला जाता है। हैलोजन खुद नहीं निकलता, न्यूक्लियोफाइल आया तो ये धक्का देने की जरूरत कहां पड़ी, जब हमने ऐसा कार्बन लिया जो 1 डिग्री था। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो उत्पाद बना है, ठीक है, वो जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ने निकलने वाले हैलोजन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब इसके कुछ लक्षण देखें। अब आप देखो, पहला है द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है बच्चों ये द्वितीय कोटि की? क्योंकि यहाँ जो ये स्टेप चल रहा है स्लो स्टेप, यही RDS है और इस RDS में दो घटक भाग ले रहे हैं, एक तो नाभिक स्नेही समूह और एक ये एल्काइल हैलाइड। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो दो घटकों पर आधारित है, निर्भर करता है, और इसलिए जो अभिक्रिया का वेग होगा वो इस तरह से अभिकारक मतलब एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इनकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई और दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए द्विअणुक भी है। तो हम ऐसा लिखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हम एल्काइल हैलाइड की सांद्रता और वेग के बीच में ग्राफ लें और जैसे जैसे हम एल्काइल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, एक ये ग्राफ आएगा। और यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता बढ़ाएं
तो भी वेग इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। जबकि SN1 में आप गए थे तो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता से वेग बिल्कुल मुक्त था। तो पहला तो ये ग्राफ अच्छी तरह पहचानना, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है जो वेग है वो हैलाइड के आकार के समानुपाती और अल्फा स्थिति में शाखन के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो भाई, जो SN2 रिएक्शन है सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक है, त्रिविम बाधा से। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि SN2 जो वेग है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे अधिक त्रिविम बाधा से प्रभावित होता है, ये तो ध्यान रखना, ठीक है, कि जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी SN1 का वेग उतना ही कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सीधा है उस कार्बन से जाके जुड़ रहा है जिसमें हैलोजन है। और सोचो कि यहां अगर बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल को क्यों घुसने देंगे वहां अंदर। मतलब हम ये कहें कि एक ये कार्बन है और एक प्रकार का अम्ब्रेला बना हुआ है कि ये इस तरह से ग्रुप बड़े बड़े जो जुड़े हुए हैं कि ये R1 है, ये R2 है, और इस तरह से, मतलब हम इसको इस तरह समझें, एक अम्ब्रेला इफेक्ट कहलाता है बच्चों ये। तो ये त्रिविम बाधा से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि ऐसे समझो आप कि ये कार्बन है, ये R1 है, ये R2 है, ये अपन H ले लें, और ये H है, और यहां पर हैलोजन है। अब न्यूक्लियोफाइल को कहां घुसना है, यहां, क्योंकि इस डायरेक्शन से तो आ नहीं सकता जहां हैलोजन है, उसके अपोजिट से आएगा। और सोचो ये बड़े बड़े अगर ग्रुप हैं तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकते हैं। और यही कारण है कि SN2 का जो वेग है वो त्रिविम बाधा से बहुत अधिक प्रभावित होता है कि हैलोजन निकले, उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, अटैक करना है, और ये बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप इस अटैक को रोकते हैं। और यही रीजन है कि अल्फा स्थिति में जितना ज्यादा शाखन होगा, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होंगी, SN2 का वेग उतना ही कम होगा। बाकी हैलाइड के आकार पे, क्योंकि हैलोजन को तो निकलना है, तो जो हैलोजन जल्दी निकलेगा ट्रांजिशन स्टेट बना के, वो SN2 को ज्यादा फेवर करेगा। तो अगर हम यहां देखें कि RCH2F, RCH2Cl, RCH2Br और RCH2I में सबसे ज्यादा जो है RCH2I में होगा, क्योंकि हैलोजन के आकार का न्यूक्लियोफाइल के अटैक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब त्रिविम बाधा नहीं ला रहा, वो केवल हटने में हेल्प और कर रहा है, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप त्रिविम बाधा लाते हैं, मतलब हैलोजन का आकार त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता, केवल एल्काइल हैलाइड का आकार त्रिविम बाधा उत्पन्न कर रहा है। और यही रीजन है कि बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप, मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड में SN2 का रेट कम होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से तो ये है, तो ये देखो आप, हैलोजन का आकार SN1 के फेवर में भी था और SN2 के भी फेवर में है, लेकिन एल्काइल हैलाइड की जो ब्रांचिंग है वो SN1 के फेवर में है, लेकिन SN2 के जो है अनफेवर में, मतलब उसके विरोधी में। ओके, फिर हम आते हैं अभिक्रिया में किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं होता। ध्यान रखें, SN2 में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई हाइड्राइड माइग्रेशन नहीं होगा, कोई रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। जहां हैलोजन था जस्ट उसी में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इस तरह से कोई पुनर्विन्यास संभव नहीं है। जैसे यहां हम लिखा है DMSO और यहां लिखा है ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर ये मैकेनिज्म चलेगी SN2, या फिर यहां पर मान लो एसीटोन लिख दिया, तो ये ऐसे सॉल्वेंट जो कि एप्रोटिक पोलर है, तो यहां मीडियम में अगर हम ऐसा लिख दें तो यहां पर आपको लिखना है SN2 मैकेनिज्म है। अगर आपके पास उत्पाद बनाया गया है और उसमें कोई रीअरेंजमेंट शो नहीं किया गया जो पॉसिबल हो सकता था हाइड्राइड माइग्रेशन से, इसका मतलब है वहां SN2 चली है। अगर माइग्रेशन हो गया है तो वो SN1 चलेगी। तो यहां मीडियम अलग होगा, प्रोटिक पोलर मीडियम, लेकिन SN2 में ये मीडियम जरूरत होती है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन से मीडियम होते हैं। यहां लिख भी दिया, देखो SN2 प्रतिस्थापन के लिए ध्रुवीय एप्रोटिक माध्यम जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल, ठीक है, एसीटामाइड, एसीटोन, क्राउन ईथर, ये आवश्यक होते हैं। मतलब ये अगर लिखे हैं और वहां पर आपको लगता है कि SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी पॉसिबल है, लेकिन अगर DMSO, ठीक है, एसीटोन, DMF, DMA, इस तरह के सॉल्वेंट लिखे हैं तो वहां पर आपको हमेशा SN2 मैकेनिज्म बता देंगे।
ओके, नाभिक स्नेही उच्च होने पर SN2 वेग उच्च होगा। नाभिक स्नेहिता उच्च होने पर बच्चों, यहां पर है नाभिक स्नेहिता, नाभिक स्नेहिता, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नाभिक स्नेहिता उच्च है तो SN2 वेग उच्च होगा। देखो, नाभिक स्नेहिता का मतलब है नाभिक स्नेही समूह जितने जल्दी आक्रमण करेगा वो हैलोजन को निकलने का मौका ही नहीं देगा और तुरंत जाके ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो नाभिक स्नेहिता अगर उच्च है, माध्यम में नाभिक स्नेही की सांद्रता ज्यादा है, तो वो SN2 के फेवर में जाती है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर सोचो आप, एक सीट है और उस सीट में जो है 4 लोग खड़े हैं बैठने के लिए, कि कोई बैठा हुआ है, उस सीट को पकड़नी है, बस में जैसे आप जाते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि ये सीट खाली होने वाली है और बहुत भीड़ है, तो आप देखोगे कि सीट खाली होने से पहले ही कोई ना कोई जिसमें पावरफुल होगा वो बैठ जाएगा हल्का सा जगह पाके, और फिर उसको जो उठना है वो हटेगा और वो तुरंत वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही सोचो कि नाभिक स्नेही बहुत उच्च नाभिक स्नेहिता रखता है, बहुत ही अधिक सांद्रता में है, उच्च सांद्रता में है, तो ये SN2 के फेवर में होगा। और सोचो कि अगर भीड़ बिल्कुल ना हो, आप अकेले हो बस में और सीट खाली होने वाली, तो आप खड़े रहेंगे जब तक कि वो उठ ना जाए। बिल्कुल वैसा इफेक्ट पड़ता है। नाभिक स्नेहिता वीक हो, सांद्रता कम हो, तो वो SN1 के फेवर में चलती है रिएक्शन। तो इस तरह से जलीय माध्यम में अगर हम नाभिक स्नेहिता देखें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में आयोडाइड की सबसे ज्यादा हो रही है। मतलब अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल हैलाइड दिए गए हैं और कोई सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है तो जलीय माध्यम में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है आयोडाइड, क्योंकि बच्चों जलीय माध्यम में ये हैलाइड जल योजित होते हैं और जो जितना ज्यादा जल योजित होगा वो उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज घिर जाएगा। तो जलीय माध्यम में आयोडाइड का हाइड्रेशन सबसे कम होता है और इसलिए सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है आयोडाइड। लेकिन अजलीय माध्यम है, कोई ऐसा अध्रुवीय माध्यम है, तो ध्यान रखें वहां फ्लोराइड अच्छा क्या होगा, लोन पेयर डोनर, क्योंकि छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और यहां पर फ्लोराइड की नाभिक स्नेहिता उच्च होती है। तो यहां पर ये नाभिक स्नेहिता, ठीक है, का क्रम लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात आप अच्छी तरह समझ गए। फिर हम आते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों ही आपस में टकराते हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ना है और जो हैलोजन निकलना है वो सभी दोनों एक साथ जुड़े दिखते हैं और ये है TS। जैसे ये बने और ये हैलोजन निकला और जो ये उत्पाद बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और ये भी एक क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि वीक बॉन्ड टूटता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखता है। अब हम आते हैं SN2 का त्रिविम रसायन। तो देखो बच्चों, अगर कोई कायरल अभिकारक है तो अभिक्रिया में प्रतिलोमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रुप निकलना है हैलोजन, उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है। तो ये इधर से अटैक करेगा और ये बनी ट्रांजिशन स्टेट, और जैसे ही ये निकला तो यहां ये स्लो स्टेप और ये क्या बन गया, ये चला फास्ट। तो इस तरह से हैलोजन निकल गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और इस तरह से एक प्रतिलोमित उत्पाद बन गया। समझ गए ना? तो इस तरह से ये है SN2 का त्रिविम रसायन, जो कि कायरल अभिकारक के साथ होता है। अब यहां पर अगर हम SN2 में, तो अब जैसे उसमें 100% रेशमाइजेशन की बात हुई थी, तो यहां पर 100% प्रतिलोमन होगा। ध्यान रखें, इसमें कोई पार्शियल नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप हैलोजन के अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करेगा। ध्यान रखें, प्रतिलोमन हो या रेशमाइजेशन है, उसके लिए जरूरी है कि आपको जो रिएक्टेंट दिया गया है वो कायरल होना चाहिए। कई बार आता है ना, इनमें से किस अभिकारक के साथ रेशमाइजेशन होगा। तो रेशमाइजेशन ऐसा नहीं कि सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले ले, कायरल होना जरूरी, इसलिए मैंने ये टर्म बार बार लिखा है, कायरल अभिकारक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और आप ये सारी चीजें ऊपर देखने के बाद सीधा सा ये दिख रहा है कि क्या क्या कारक प्रभावी हैं SN2 के लिए। देखो, उच्च त्रिविम बाधा SN2 के पक्ष में दिखाई दे रही है कि उच्च त्रिविम बाधा अगर है नहीं तो प्रभावी कारक, तो निम्न त्रिविम बाधा बच्चों, ये क्या हो जाएगी, गलत लिखा है,
ये हो जाएगी निम्न त्रिविम बाधा। जितनी कम त्रिविम बाधा होगी, जितने छोटे छोटे एल्काइल जो हैं ग्रुप जुड़े होंगे या हाइड्रोजन जुड़े होंगे किसमें, अल्फा कार्बन में, उतना ही फास्ट SN2 चलेगी। उच्च नाभिक स्नेहिता, प्रबल क्षारीय निष्कासित समूह, ठीक है, जो निष्कासित समूह है वो बढ़िया जो है, एक क्या हो, उच्च नाभिक स्नेहिता हो। और नाभिक स्नेहिता मतलब यहाँ पर 2 मिनट इसको हटा दूं मैं पहले, नाभिक स्नेहिता के लिए ना, उच्च नाभिक स्नेहिता, ठीक है, नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता, ये लिखा हुआ है ऐसे, वैसे तो ये लिख दिया है मैंने। और 2 मिनट बच्चों, ये हटा है ना। तो यहां पर हम चल रहे थे उच्च नाभिक स्नेहिता, दुर्बल, ठीक है, लीविंग ग्रुप, मतलब जो ग्रुप हटना है वो दुर्बल हो, मतलब है दुर्बल का मतलब है उच्च क्षारीय, सही लिखा था मैंने, उच्च क्षारीय हो, ताकि वो आसानी से हटेगा नहीं तो SN2 जल्दी बनेगी। तो दुर्बल लीविंग ग्रुप हो मतलब उच्च क्षारीय हो, नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता, भीड़ ज्यादा हो नाभिक स्नेही ग्रुप की, ताकि वो आसानी से हैलोजन को निकलने का मौका ही ना दे, पहले ही जुड़ जाए। और ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक माध्यम, ये जरूरी है, तब SN2 मैकेनिज्म दिखाई देती है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये था हमारा SN2 के बारे में। ओके, फिर हम आते हैं SNI रिएक्शन, और समझें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें एक ही अणु में जो समूह उपस्थित है, मतलब जो एक प्रकार का बीच में मध्यवर्ती बनेगा, उसमें जो समूह है उपस्थित है, उन्हीं में से कोई एक समूह न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने लगता है। मतलब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बल्कि अभिक्रिया के बीच में बने हुए कोई घटक या अभिकारक उत्पाद जो बना हुआ है, उसी में कोई समूह एक प्रकार का क्या काम करने लगता है, नाभिक स्नेही, मतलब इसमें अणु का निष्कासित समूह एवं नाभिक स्नेही समूह दोनों ही एक अणु में पाए जाते हैं। देखो जैसे ये है, एक डार्जन रिएक्शन में आता है कि यहां से आपने HCl निकाल दिया, पिरिडीन नहीं लिया, तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो बना उत्पाद, इसमें ये जो समूह दिख रहा है ना, ये क्या बन जाता है, नाभिक स्नेही, और ये जो ग्रुप इतना दिख रहा है ये वाला, ये बन जाएगा लीविंग ग्रुप, निकालने वाला समूह। और इस तरह से कुछ समय के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब जो क्लोराइड है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कायरल कार्बन पे, या कोई भी एक कार्बन है, और इस तरह से यहां पर अटैक करके एक ट्रांजिशन स्टेट बना ली इसने। और अब क्या होगा, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई तो बाद में ये बॉन्ड देखोगे आप, ये स्ट्रांग होने का और ये वीक होगा, और इस तरह से SO2 टूट के अलग हो गया और क्लोराइड आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में OH था, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, इसलिए ये एक रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, और इसमें 100% रिटेंशन होगा। डार्जन रिएक्शन में आता है, जब पिरिडीन नहीं डाला जाता तब रिटेंशन, और जब पिरिडीन होता है तो इन्वर्जन हो जाता है। और जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बराबर हो जाए किसी रिएक्शन में, तो वो रेशमाइजेशन हो जाता है। बात क्लियर है। तो ये था हमारा SNI के बारे में। PCl5 की अल्कोहल से रिएक्शन हो, PCl3 की हो, SOCl2 की हो, वहां पर इस तरह से पिरिडीन की एब्सेंस में हमेशा ध्यान रखें बच्चों, वो SNI मैकेनिज्म शो करते हैं। अब देखो, अभी आपने देखा कि जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड था तो SN1 मिला था, जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड था तो SN2 मिला था, और जब 3 डिग्री था तो SN1 आया था। अब आता है कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आ जाए तो क्या रिएक्शन होगी, SN1 होगी या SN2 होगी, या दोनों हो सकती हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, अगर द्वितीयक एल्काइल हैलाइड लिया गया है तो उसमें SN1 भी हो सकती है, SN2 कोई भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है अभिक्रिया की प्रगति पर, कि प्रकृति पर, नेचर पर, कि किस तरह की रिएक्शन है, किसके बीच प्रेजेंस में हो रही है। तो SN1 SN2 दोनों प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, और ये ठीक है अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर, नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखो पहला है कि विलायक की प्रकृति,
अगर आप विलायक कैसा ले रहे हैं उसके अनुसार ये चलेगी। देखो अगर ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम है, ध्रुवीय प्रोटिक माध्यम तो आप समझते हैं, जैसे अल्कोहल है, वाटर है, एसिड है, इस तरह का, तो वहां पर SN1 दिखेगी। और ध्रुवीय अप्रोटिक माध्यम है जो अभी ऊपर मैंने बताए हैं, एस, ठीक है, DMF, DMA, DMSO, THF, एसीटोन, क्राउन ईथर, तो वहां पर SN2 हो जाएगी। जैसे ये है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। SN1 हुई KOH का माध्यम है, जली माध्यम है, तो आप देख रहे हैं ये पुनर्विन्यासित उत्पाद बना है। ये तभी संभव हुआ होगा बच्चों जब कार्बोकैटाइन बना होगा और उसमें हाइड्राइड माइग्रेशन हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि हाइड्राइड माइग्रेशन का कोई प्रोडक्ट बन जाता है, रीअरेंज प्रोडक्ट, तो वो ध्यान रखें वो SN1 में है, क्योंकि यहाँ पर हमने पोलर मान और यहाँ पर DMSO लिया है, तो ध्यान रखें DMSO में एक SN2 मैकेनिज्म होगी और उसमें कोई पुनर्विन्यास संभव नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिएक्शन। तो अगर आपको लिखा है DMSO है उत्पाद बताएं तो ऐसा बनाना है, जहां हैलोजन था वहीं जोड़ देना है, कोई पुनर्विन्यास नहीं करना। दूसरा है नाभिक स्नेही की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो प्रबल नाभिक स्नेही, ठीक है, तो उच्च सांद्रता, बल्कि प्रबल नाभिक स्नेही की सांद्रता नहीं बल्कि प्रकृति लिखेंगे हम। यहां क्या लिखेंगे, सांद्रता और प्रकृति दोनों लिख दूं मैं। यहां पर है नाभिक स्नेही की सांद्रता एवं प्रकृति। तो देखो बच्चों, जो अभी ऊपर आपने SN1 और SN2 में देखा था कि नाभिक स्नेही की निम्न सांद्रता, ठीक है, वो SN1 की तरफ फेवर में आती है और नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता SN2 के फेवर में जाती है। एक चीज मतलब निम्न सांद्रता, ठीक है, ये किसका फेवर करती है, SN1 का। उच्च सांद्रता ये किसका फेवर करती है, SN2 का। वैसे ही ना बताया मैंने कि भीड़ ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हो, तो वो हैलोजन को निकलने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि जाके ट्रांजिशन में जुड़ जाएंगे। और अगर मान लो नाभिक स्नेही की सांद्रता कम है तो आराम से वो हैलोजन को निकलने देंगे फिर जुड़ेंगे। दूसरा है कि अगर प्रबल नाभिक स्नेही, प्रकृति पे भी निर्भर करता है, बहुत ही प्रबल नाभिक स्नेही है तो SN2 के फेवर में जाएगा, दुर्बल नाभिक स्नेही है तो SN1, क्योंकि प्रबल है वो इंतजार ही नहीं करेगा हैलोजन के निकलने का, वो पहले ही जाके जुड़ जाएगा। दुर्बल है तो वो निकलने का इंतजार करेगा, जब कार्बोकैटाइन बनेगा तब अपना इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ेगा। जैसे देखो यहां पर हमने ये एल्काइल हैलाइड लिया, मिथाइल या अल्कोहल लिया, मान लो हम ईथरीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो ईथर बना रहे हैं, तो अगर हम अल्कोहल लें, अल्कोहल एक दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि उतना अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं है, तो ये रिएक्शन हो रही है SN1 मींस इसमें एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन रहा है जो SN1 में ही पॉसिबल है। लेकिन आपने एल्कोक्साइड ले लिया, एल्कोक्साइड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेसिक भी होते हैं हालांकि, मतलब OH में O डायरेक्ट फ्री नहीं है लेकिन इसमें O माइनस होता है, तो जी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एक निगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफाइल हो तो ध्यान रखें निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो तुरंत वहां पे जुड़ जाएगा जहां हैलोजन है, ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है SN2 मैकेनिज्म हो गई। तो फिर से देखें, निम्न सांद्रता SN1 के फेवर में, उच्च सांद्रता SN2 के फेवर में, प्रबल नाभिक स्नेही SN2, दुर्बल नाभिक स्नेही, तो यहां पर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है, अब आते हैं निष्कासी समूह। तो अब सांद्रता का भी इफेक्ट देखोगे बच्चों, ठीक है, कि सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सांद्रता में निम्न सांद्रता SN1 के में मान लो हम किसी नाभिक स्नेही समूह को एप्रोटिक मीडियम में या एक कम ध्रुवीय माध्यम में घोल रहे हैं तो वहां नाभिक स्नेही कम घुलता है, और जहां पर माध्यम ज्यादा पोलर है वहां पर नाभिक स्नेही ज्यादा सांद्रता रखता है। तो वैसे भी अपने अभिक्रिया के वेग में भी देखा कि सांद्रता का इफेक्ट केवल SN2 में मेनली पड़ता है, ठीक है। निष्कासी समूह की प्रकृति, लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। देखो लेस बेसिक ग्रुप SN1, मोर बेसिक ग्रुप SN2। देखो बच्चों, अगर ग्रुप जो निकलने वाला है वो अगर बेसिसिटी कम रखता है, ठीक है, तो वो निकल के बाहर आसानी से निकल जाएगा, मतलब वो निकलने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन उसकी बेसिसिटी अगर ज्यादा है तो वो कार्बन से चिपका ही रहेगा, वो निकल नहीं चाहेगा। बेसिक, मोर बेसिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी कार्बन को दे रहा है ना,
तो देता ही रहेगा, चिपका ही रहेगा, और इसीलिए इसको निकालना कठिन होगा। जैसे यहाँ पर फ्लोराइड और यहाँ आयोडाइड, तो हम जानते हैं फ्लोराइड जो है बहुत ही वीक लीविंग ग्रुप है, बहुत ही लेस बेसिक, मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही मोर बेसिक ग्रुप है, HF, HIH। आप एसिडिटी जानते हैं ना कि HF सबसे दुर्बल अम्ल है, तो उसका बेस फ्लोराइड सबसे वीक होगा, तो सबसे वीक जो ग्रुप है फ्लोराइड है वो निकलना कठिन होता है, और इसीलिए इसको निकालना भी है तो हम यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से ही निकाल सकते हैं, भले वो मीडियम दोनों में एक से रखा जाए। लेकिन यहाँ आयोडाइड लगा दिया जाए तो यहाँ पर आयोडाइड बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लेस बेसिक है और निकल के बाहर चला जाएगा, वो कार्बन पर तुरंत अटैक नहीं करेगा, और उसमें SN1 मैकेनिज्म होगी जब माध्यम एक सा लिया गया है, दोनों का विलायक माध्यम QH जलीय। तो बात समझ गए ना? तो लीविंग ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है। जो जल्दी हट जाए वो लेस बेसिक होगा, वो SN1 के फेवर में जाएगा, जो देर में हटे वो SN2 में जाएगा। सीधा सा इफेक्ट दिख रहा है। यहां पर मैंने लिख दी है नाभिक स्नेही की सांद्रता, जो यहां समझा रहा था मैं, यहां पे अलग से दिया है। नाभिक स्नेही समूह की निम्न सांद्रता SN1 के फेवर में है, नाभिक स्नेही की उच्च सांद्रता SN2 के फेवर में। जैसे हम यहाँ पर एक सा हेलोजन लें और ये जल में घोल दें, एल्कोऑक्साइड है ना, तो ये देख रहे हैं आप कि ये SN2 के फेवर में जा रहा है, और हम इसे जल में घोल के रखें, ठीक है, तो ये है। यहाँ पर हमने देखो एल्कोऑक्साइड वाटर में ज्यादा घुलते हैं क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। अल्कोहल उतने सॉल्युबल नहीं है वाटर में जितने की एल्कोऑक्साइड है, क्योंकि वो आयनिक है और ये सहसंयोजी, तो यहाँ कम सांद्रता रहेगी, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से SN1 के फेवर में चला जाएगा। तो ये है जहां पर आपको ध्यान रखना है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म कौन इसको कॉम्पिटिट कर रही है। अब मैंने कुछ प्रमुख नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं लिख दी हैं, जैसे कि विलियमसन संश्लेषण, तो समझ गए बच्चों SN1 और SN2, इनके बारे में पूरा हो गया। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से आती हैं, जो कि आपको क्वेश्चन आगे मिलेंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड की हम सोडियम एल्कोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, ईथर बनता है, यहाँ शुष्क ईथर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वाटर रहेगा तो रिएक्शन गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेने पर ज्यादा अच्छा जो है ईल्ड आती है, मतलब ज्यादा मात्रा में ईथर बनता है। क्यों बच्चों? क्योंकि एल्कोऑक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, तो अगर आपने 2 डिग्री 3 डिग्री ले लिया ना, तो एल्कोऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन निकाल देंगे और कार्बोकैटायन बना के उसको एल्कीन में बदल देंगे। तो 1 डिग्री R डैश की जगह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बाकी एल्कोऑक्साइड का अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर हमें टर्सरी कार्बन वाला कोई ईथर लाना है तो हम एल्कोऑक्साइड टर्सरी कार्बन वाला लें और अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का ही लेना होगा। उल्टा कर दिया आपने, CH3 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 और X, और यहां पर मान लो आपने 1 डिग्री अल्कोऑक्साइड ले लिया, तो जो मेजर प्रोडक्ट दिखेगा वो आपको एल्कीन दिखेगा ऐसा, प्लस NaX प्लस C2H5OH। तो इस तरह से अगर हम विलियम सिंथेसिस में ईथर बनाना है और टर्सरी कार्बन लाना है तो हमें ज्यादा अच्छा है कि हम एल्कोऑक्साइड टर्सरी लें। दूसरा है QH से क्रिया अल्कोहल बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल बनाए जा सकते हैं इस मेथड से। 3 डिग्री बनाना थोड़ा टफ है क्योंकि बच्चों 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बन जाएगा और वो इसी QH के कारण जो बेस OH ग्रुप है वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बना देगा। KCN और AgCN, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RX की KCN से रिएक्शन कराते हैं तो मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है और अल्प मात्रा में KNC बनेगा, जबकि अगर हम RX की रिएक्शन AgCN से कराएं तो आर्सो साइनाइड ज्यादा बनेगा और RCN अल्प मात्रा। देखो क्यों होता है ऐसा, KCN आयनिक यौगिक जिससे साइनाइड समूह मुक्त हो जाता है, यह एक उभय स्नेही होता है, उभय स्नेही, ठीक है, एम्फीफिलिक न्यूक्लियोफाइल है, जिससे यह अपने कार्बन या नाइट्रोजन द्वारा R समूह से जुड़ सकता है। मतलब इसमें कार्बन भी लोन पेयर डोनर है, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और वो आयन भी है। चूंकि C की नाभिक स्नेहिता उच्च होती है इसलिए RCN अधिक बनता है। बात क्लियर है ना कि RCN में से साइनाइड जो है KCN से फ्री हुआ तो इसमें 2 सेंटर हैं जो कि इलेक्ट्रो मतलब नाभिक स्नेही 2 सेंटर हैं, तो कार्बन अच्छा नाभिक स्नेही सेंटर है इसलिए तुरंत अटैक करेगा, X को हटा के और खुद जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से AgCN अगर हम ले लें तो AgCN चूंकि क्या है बच्चों
ये एक यहाँ पर लिखा है कि AgCN में सह संयोजी गुण होता है जिससे साइनाइड समूह मुक्त नहीं होता और ये नाइट्रोजन द्वारा ही योग करता है और आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ पर CN जल्दी मुक्त नहीं होता, तो कार्बन में कोई पेयर ही नहीं रहेगा, तो केवल लोन पेयर के थ्रू नाइट्रोजन आप पर अटैक करेगा और यही रीजन है कि ये क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड। क्लियर है अच्छी तरह से? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है KCN। ध्यान रखें जहां भी सिल्वर आएगा ना वहां नाइट्रोजन ही अटैक करेगा। अभी आप आगे भी देखो KNO2 और AgNO2, तो KNO2 आयनिक है, आयनिक होने के कारण ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो माइनस चार्ज ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और इसलिए नाइट्रोजन NO2 अपने ऑक्सीजन के थ्रू आर पे अटैक करता है और इस तरह से एल्काइल नाइट्राइड बनते हैं। तो ये किसके साथ बनते हैं, KNO2। क्यों? KNO2 एक अच्छा आयनिक यौगिक है। लेकिन अगर हम AgNO2 की बात करें तो Ag में Ag फ्री नहीं होता, तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू आप अटैक करेगा और नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें आप, सिल्वर वाला जो है उसमें आपको नाइट्रोजन जोड़ना है, चाहे वो Ag साइनाइड की रिएक्शन देख लो आप, उसमें भी नाइट्रोजन जोड़ा है और AgNO2 के साथ। अब निम्नलिखित अभिक्रिया में SN1 के प्रति बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। देखो ये है 3 डिग्री, है 2 डिग्री और ये है 2 डिग्री, लेकिन यहाँ ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड, तो सबसे फास्ट होगी ब्रोमाइड के साथ 3 डिग्री, फिर ब्रोमाइड 2 डिग्री, फिर क्लोराइड 2 डिग्री। ऐसे यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे फास्ट होगी बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें भी रेजोनेंस होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले में हो रहा है, और इसमें इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक इसी तरह से ये है और ये है, तो आप देख रहे हैं कि ये CH2Cl और यहाँ पर है यहाँ का हेलोजन, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उल्टा लिख दिया है, तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये टर्शरी है और ये 1 डिग्री है। ठीक इसी तरह इसमें चले जाएं तो देखो यहाँ हेलोजन है और एक यहाँ हेलोजन, तो यहाँ बेंजाइल कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा, एलाइल भी बनेगा, इसलिए ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, आसानी से कार्बोकैटायन बनाएगा। इसमें एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें विनाइल, तो विनाइल बिल्कुल ही नहीं हटने देगा क्लोराइड को। ठीक है, इसलिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऐसे CH2 ये है, फिर 2 फिनाइल और 3 फिनाइल और इस तरह से एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएं तो आप देख रहे हैं कि जो 2 फिनाइल है, ठीक है, यहाँ पर एक फिनाइल और यहाँ पर हम एक फिनाइल, 2 फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप कर दें, और यहाँ पर हम तीनों फिनाइल कर दें। ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या कर दें, PH और PH। इस तरह से रिएक्शन का जो है रेट लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे इसमें देखो आप, यहाँ पर सीधा 2 डिग्री में जुड़ा है, यहाँ पर है 1 डिग्री में और यहाँ पर 3 डिग्री में। तो यहाँ पर चूंकि रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें क्या है, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकता है और 3 डिग्री में बदल सकता है, और इस तरह से इसमें भी यही कंडीशन बनेगी। तो इसमें तो वैसे भी 3 डिग्री बन रहा है, मतलब कौन सा बना, 2 डिग्री, और ये भी हाइड्राइड, तो 2 डिग्री जल्दी बनेगा, फिर हाइड्राइड, इसमें पहले 1 डिग्री फिर 3 डिग्री, इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट SN1 के रेट। तो ये था हमारा SN1 और SN2 के बारे में, जितना जरूरी है काम का है मैंने उतना आपको बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेंगी, जितना जरूरी है वो आपने समझ लिया SN1 और SN2। ओके, फिर नेक्स्ट में हम एलिमिनेशन लेंगे, तब तक ये बाय बच्चों।